नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम फिर से बात करते हैं वर्मा गैस पेपर। आप लोग किताब निकाल लिए होंगे। किताब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर किताब नहीं रहेगा फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आप किताब निकाल के रखिए और आइए वर्मा गैस पेपर। देखिए, इस गैस पेपर के माध्यम से हम लोग रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। और 100% आने का संभावना रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है ना, कल लाइट चला गया था बताते बताते। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो विषम संख्या का रूप कल हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा। ये विषम संख्या का रूप यही होता है। आप यहाँ पुट करके देख लीजिए कोई भी वैल्यू, 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ 2 रख के देख लीजिए, 2 × 2 + 1 तो 2 दूना 4 1 कितना हो गया 5। देखिए हर चीज़ में क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, यानी कि ये आपका हो जाएगा सही आंसर। फिर 34 नंबर में कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप होता है। तो सम संख्या का रूप आपका क्या होता है 2m। तो m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पुट करते चलिए, आपको सम संख्या मिलेगा। यहाँ 1 रख के देखिए 2 हो जाएगा, इस जगह पे 2 रख के देखिए 4 हो गया, इस जगह पे हम लोग 3 रख के देखते हैं 6 हो गया। तो m का मान क्या आ रहा है, हमेशा सम संख्या आ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर कह रहा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ये जो है ना किस प्रकार की संख्या, ये सबको पता होना चाहिए कि ये किस तरह की संख्या है। तो 5 + 2√3, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुना कर दें फिर भी आपका अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ फिर है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन दोनों का योग भी क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए। जैसे कहीं भी आपको रूट वाला बात मिल जाए तो सीधा अपरिमेय संख्या लिख देना है, क्लियर है। ऐसे भी आप लोगों को थोड़ा सा हम पिछला है ना रिवीजन कराते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, थोड़ा सा यहाँ 2 मिनट का समय दीजिएगा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी सुन लीजिए। जैसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं और q ≠ 0, यानी कि q 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, यानी कि ये दोनों सअभाज्य संख्या होगा, है ना, सअभाज्य संख्या, ठीक है। जब आप किताब पढ़े होंगे NCERT का, उसमें सर लोग बताए होंगे कि अगर परिमेय संख्या है तो p और q, p क्या है तो अंश है और q क्या है तो हर है। इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए 1, यानी कि सअभाज्य संख्या इसका 1 होना चाहिए, ठीक है। और इसी को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरी बात, अगर दशमलव में रहे तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। अगर हम दशमलव की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और अगर शांत नहीं हुआ, अगर वो शांत नहीं हुआ यानी कि अशांत हुआ तो रिपीट होना चाहिए, है ना, वो क्या होना चाहिए रिपीट। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तभी हम उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 0.5 इसका दशमलव प्रसार शांत है, 0.3333 इस तरह ले लें तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन ये क्या है रिपीट है, 3 3 3 3 बार बार आते चला जाएगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, अपरिमेय संख्या हम लोग किसको कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या भी आप लोग जान लीजिए, जिसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और q ≠ 0, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जितना भी रूट वाला बात हम लोग देखते हैं ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है इस तरह का, चाहे वो कोई परिमेय संख्या के साथ जोड़ में रहे घटाव में रहे, तो ये पूरी चीज़ को देखना है क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। अगर हम इसका दशमलव प्रसार की बात करें तो ये होता है अशांत, दशमलव प्रसार इसका अशांत होता है लेकिन रिपीट नहीं होता है, तो नॉन रिपीट होता है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग।
बात क्लियर हो रहा है? तो ये हुआ परिमेय संख्या। थोड़ा सा रिवीजन करा दिए तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि 2√3 किस प्रकार की संख्या है? 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो ये है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत ये सब चीज़ में होना ही नहीं चाहिए। यानी कि अब अगला हम बात करते हैं, थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 17/8 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत, आवर्ती होगा, अशांत होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दशमलव, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए परिमेय संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं P/Q के रूप में। अब इसका दशमलव प्रसार दो ही चीज़ हो सकता है, या तो शांत हो सकता है, दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। ठीक है, अशांत हो सकता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसका दशमलव प्रसार, ये जो 17/8 है, इसका ये P का मान और ये Q का मान है, हम कैसे ये बात समझेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है अशांत होने के लिए। ये जो नीचे है Q का मान, ये 3 रूपों में होना चाहिए। 2n या m लिख सकते हैं, 5m, या नहीं तो 2n गुना 5m। ये तीनों में से किसी रूप में अगर रहे तो दशमलव प्रसार शांत लिखेंगे, अन्यथा दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। 2n, अब जहाँ n और m, कहीं n करते हैं, n और m ये दोनों जो है ना, कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी मतलब एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से संख्या। ठीक है, इस जगह पे n का मान यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है ना? आने की Q के स्थान पर इस जगह इसका अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग निकालेंगे तो 2n, यानी तो 5n, यानी तो 2n गुना 5n, ये तीनों में से किसी रूप में नीचे अगर आया तो दशमलव प्रसार उसका क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अन्यथा अगर इस रूप में नहीं आया तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ये तीनों रूप में अगर आ गया, तीनों रूप में अगर आ गया तो दशमलव प्रसार क्या होगा उस परिमेय संख्या का? तो शांत होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहाँ देखिए 17/8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कहीं हम लोग रफ कर लेंगे तुरंत, है ना? तो ये हो जाएगा 4, ये 2, फिर 2, अब यहाँ 2 1 आ गया। यानी कि 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 को 2 आ गया तो 2/3। देखिए इस रूप में है कि नहीं? बिल्कुल है। तब हम लोग लिख देंगे कि 7/8 का दशमलव प्रसार क्या है? तो शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या है? तो शांत है। अगर कारण पूछे तो लिखना है कि क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, हर है ना 8 Q, है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2/n के रूप में है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे हम 37 नंबर आपको समझाए उसी तरह से आप 38 नंबर बना लेंगे। जैसे 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 6/15 का दशमलव प्रसार ऑप्शन 1 में दिया है शांत, अशांत, अशांत, अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। यही है क्वेश्चन। तो यहाँ हम लिख देते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। सबसे पहले देखिए ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या का सामान्य जो रूप होना चाहिए उसमें नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ऊपर नीचे कटेगा। सामान्य रूप कहने का मतलब अगर परिमेय संख्या है तो इन दोनों का HCF 1 आना चाहिए।
अगर कोई भी संख्या का परिमेय संख्या होता है तो उन दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये 1 नहीं आएगा, तो ये कट रहा है तो पहले कटा के आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6, ये है ना। तो 2/5, तो नीचे में देख रहे हैं क्या है, 5। तो यहाँ देखिए आपका इस रूप में आ गया। अब बोलेंगे m, तो m का मान यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका हो जाना चाहिए। 38 नंबर हो गया, ठीक है। 39 भी आप कर लेंगे, और 40 तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं। 23 यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं 23/2 गुना 5/2 और 5/2। ये देखिए यहाँ नीचे ये हर में इस रूप में है और इस रूप में है, इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, तो शांत होगा, ठीक है। आंसर में मारिएगा क्या होगा, तो शांत होगा। क्लियर है। चलिए, अब यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट हुआ आप लोगों का। आप लोगों का सिर्फ इतना काम रहा है कि ये जितना भी पीछे 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए, इन सबको रिवीजन करना अच्छी तरह से, और जैसे भी हो इधर पूरा चैप्टर कंप्लीट, तो आप लोगों का इसके लिए हम जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखिए, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव ख़त्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया हुआ है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ, जैसे हम 1 नंबर अगर आप लोगों को बना के दिखा दें, तो किताब खोल के देखिए, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन अगर हम बना के दिखा दें, उसी तरह 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर है, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी हम करके दिखाते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। होमवर्क आप लोग ईमानदारी पूर्वक से करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बने वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके ही बताना है आपको, आप बोल के तो हमें सुना नहीं सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप ज़रूर उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर जैसे हम बना दिए, उसी तरह से 2 नंबर भी आपका हो जाएगा, 3 नंबर भी हो जाएगा, 4 नंबर और 5-6 नंबर भी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, घर में करना है। तो यहाँ कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें और फिर इसका LCM ज्ञात करें। तो पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा यही साइड में हम लोग निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये आप लोगों को आता होगा। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, है ना, 48 बार में। फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना बार में, 24 बार में। फिर 2 से भाग दीजिए कितना, 12 बार में कटेगा। फिर 2 से 6 और फिर 2 से देंगे तो कितना, 3। और उसी तरह से 404 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से देंगे 0, 2, फिर 2 से यहाँ देंगे 1, 0, 1, इस तरह से। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 96 का जो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, आया, इसको हम लोग कैसे, पूरा आप लिख लीजिए आराम से, ठीक है। अगर जगह की कमी हो तो हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2, 1, 2, 3, 4, 5 को लिख लिए और गुना 3। उसी तरह से 404 का कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 101। अब 96 और 404 का HCF, ठीक है। HCF कैसे लेते हैं हम लोग ये पढ़े हैं क्लास में कि जो मिलता है अभाज्य गुणनखंड में वही सिर्फ HCF होता है। तो 2 मिल रहा है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ 2 गुना 2 यानी कि HCF कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्या कि 96 और 404 का LCM भी ज्ञात कीजिए। तो आप LCM ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना, और 404 का LCM क्या लिख सकते हैं, जो मिला वो पहले लिख लेते हैं, और बाकी जो छूट गया है उन सभी को लिख लेना है। तो 2 गुने 2 गुना 2, देखिए यहाँ 3 को 2 है और ये 3, ठीक है, और यहाँ 101, और बाकी को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। एक विधि और है, ये पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गया, और HCF आपका 4 निकल गया। तो फार्मूला से भी आप LCM निकाल सकते हैं।
अगर इससे नहीं निकालना चाहते हैं, ये गुना करके लिख लीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। और आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। 1 नंबर में देखिए हम ये कह रहे थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इस मेथड से भी हम LCM निकाल सकते हैं। पहली संख्या हम लोग 96 को मान लेते हैं, यहाँ 96 लिख दिए, और दूसरी संख्या को 404, ठीक है, और HCF आ गया 4, ठीक है, और यहाँ LCM 4 से ये कट जाएगा 101, और इसको अगर हम गुना कर दें तो 96 यानी कि LCM आ जाएगा आपका इतना सही आंसर। आप यहाँ गुना कर लेंगे तो 9696 इतना आएगा। क्लियर हुआ? किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आपकी 10 क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालने का है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जैसे 1 नंबर आप लोगों को बना के दिखा दिए, उसी तरह से आप लोग 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी यहाँ किसी को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे हम लोग 7 नंबर और 8 नंबर भी बना के देखेंगे। देखिए तो हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर, उसके बाद हम लोग 7 और 8 बनाएंगे। इसमें कह रहा है संख्या, देखिए इसके पीछे जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे उसमें 2 नंबर था, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 नंबर है, और बोल रहा है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग से सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक बार और देना चाहते हैं, शेष पहले 1 बच जाएगा। फिर 72 का यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये सब आना चाहिए आप लोगों को 2 से, तो 36 दूना 72, फिर 2 से भाग देंगे 18, फिर 2 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे 3 तिया 9, फिर 3 से दीजिए, शेष पर लास्ट में 1, फिर कितना 120 का। ये काम आपको यहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही बनाना आपको। 2 से देंगे 30, फिर 2 से दे देंगे तो कितना आएगा 15, फिर 3 से दे देंगे तो कितना आएगा 5, फिर 5 से दीजिएगा तो कितना 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ हम लोग देखिए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया 2 गुने 3। आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 72 का आपका गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुना 2 और 3 गुना 3, ठीक है। फिर 120 का आ गया, वहाँ देखिए 1 2 3 को 2 है, तो 1 2 3 और फिर 3 1 आया और फिर 5, ऐसे। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 6 है ना 72 120 का HCF क्या आएगा? तो हम बताए थे कि तीनों में मिलना चाहिए, जो तीनों में मिलेगा वही आपका जो कॉमन गुणनखंड आए। तो तीनों में जो मिल रहा वही हुआ, तो 2 हुआ। और क्या मिल रहा है? तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो 1 3 आया, यानी कि 3 दूना 6 हुआ आपका HCF। और इसमें LCM निकालना चाहें तो ये आपका फार्मूला से नहीं निकलेगा। LCM फार्मूला से काहे नहीं निकलेगा? क्योंकि आपका जो फार्मूला है ये 2 संख्या के लिए ही वैलिड है। जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, ये 2 संख्या के लिए ही मान्य है। इसको ध्यान में रखिएगा, 3 संख्या के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो पहली संख्या यहाँ देखिए 60 72 120 का LCM जो मिल रहा है उसको तो लिखना है, ठीक है। ये मिला 2 और ये 3 मिला, ये लिख लिए। बाकी जो छूट गया है सबको लिख डालो। सबको नहीं लिखना है। अब देखिए इन दोनों में जो मिल रहा है, इन दोनों में मिला 2 2, तो ये 2, इन दोनों में से 1 2 लिख लेना है। फिर यहाँ भी 2 और 2 मिल रहा है, इन दोनों में से 1 2 लिख लेंगे, और बाकी जो छूट गया है उन लोगों को लिख लेते हैं, ठीक है। और इनको गुना कर दीजिए आराम से, ठीक है। तो गुना करने के बाद जो आएगा वो आंसर आएगा, तो गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए किधर से गुना करते हैं, इधर से कीजिए। 3 तिया देखिए 3 दूना 6 है ना, और 6 तिया 18, 18 दूना 36, ठीक है, ये हो गया। और 5 दूना 10, इधर 360 आ जाएगा आपका LCM। क्लियर है? तो यहाँ एक बार आप लोग देख लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 360 आपका LCM आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, किसी को ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे इसका गुणनखंड आ गया 2 गुना 3,
और इसका गुणनखंड 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुना 3 यहाँ 2 पर, 3 पर पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 यानी कि 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5। ठीक है, इससे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ से कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ यहाँ से कैसे निकलेगा, तो इसमें से जैसे जिसमें जो मिल रहा है उसे देखना है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन तीनों दो में सबसे छोटा घात वाले को लेना है एचसीएफ में। तो सबसे छोटा घात इसमें कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो एचसीएफ में ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर 1 वाला ले लेंगे, और 3 भी तीनों में मिल रहा है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा घात वाला कौन है, तो 3 पर पावर 1 तो हो गया 6। और यहीं इसमें हम लोग एलसीएम में क्या काम करेंगे, तो इसमें जो मिल रहा है इसमें बड़ा घात वाला लेना है। तो बड़ा घात इसमें क्या है, ये और ये दोनों सेम है, तो इनमें से किसी को भी ले लेंगे। तो 2 पर पावर 3, और यहाँ तीनों में है तो इसमें बड़ा घात कौन वाला है, तो ये वाला है। तो यहाँ 3 पर पावर 2 और 5 एक अकेला है, तो इसको भी लिख लेंगे और इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना करने के बाद जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाला अगर मान लेते हैं इसी में एक और नंबर बढ़ा देता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 144 देता है, तो 144 का इधर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 144 का फिर यहाँ से लिख देते, ध्यान से समझिएगा, इसका गुणनखंड यहाँ लिख देते। अब देखना पड़ता है कि चारों में जो मिल रहा है वो एचसीएफ की श्रेणी में है ना, इसमें जो मिल रहा है उसी को एचसीएफ में लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको एलसीएम की श्रेणी में लिख देना है। ठीक है, और गुना आपस में करके लिख देंगे। क्लियर है, चलिए। तो 6 नंबर आप लोग समझ गए होंगे। 7 और 8 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं। देखिए अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, ये 7 नंबर जैसे है उसी तरह सेम क्वेश्चन 8 नंबर है, तो 8 नंबर आप लोगों के लिए होगा होमवर्क। इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ जो नंबर दिया है, बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि ये नंबर है क्या। ठीक है, एचसीएफ तो हम लोग डायरेक्ट निकालना सीखे हैं, लेकिन ये नंबर क्या है, तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ अगर निकाला है तो रिजल्ट आपका 9 मिला है, ये लोग निकाल के क्वेश्चन में दिखा दिया गया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ कितना आएगा, 9। आप घर में निकाल के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 9 दिया है, तो हमें यही कह रहा है कि ये 306 और 657 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या, आपको कंफ्यूज कराने के लिए ही ब्रैकेट में डाल दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या का मान इतना और दूसरी संख्या का मान इतना। आप चाहें तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ लिख दीजिएगा कि पहली संख्या आपका क्या है, तो पहली संख्या 306 है, और दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या जो हम लोगों का है ये 657 है, और एचसीएफ जो आया कितना आ गया, 9। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, पुट कीजिए, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या कितना है 657, एचसीएफ 9, यहाँ एलसीएम आएगा एलसीएम। अब बोलेंगे सर यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखे, ये फाइनल लिख देंगे जब ये काम हो जाएगा तब। ठीक है, अभी उतना लंबा चौड़ा लिखना क्या जरूरी है, जब लास्ट हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्लियर कर देंगे। अब इसको आप कटा लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो 9 से कट जाएगा आराम से, 9 तिया 27, कितना बचेगा 3, 9 चौक 36। अब ये 34 गुना 657 आप लोग घर में बैठ के गुना कर लेंगे, और यहाँ हम लोगों का एलसीएम अब यही फॉर्मेट में लिख देना। यहाँ जो दिया है 306 गुना 657 का एलसीएम कितना आएगा, तो 34 गुना 657, इन दोनों को गुना कर लीजिएगा और यहाँ आंसर के रूप में लिख देना है। क्लियर है, तो जैसे आपको 7 नंबर करके दिखाए उसी तरह सेम क्वेश्चन 8 है, तो 8 भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका लघु उत्तरी 1 प्रश्नोत्तर जो लिखा गया है, यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लघु उत्तरी क्वेश्चन आपको 2 टाइप में दिया है, एक और दिया हुआ है ना, लघु उत्तरी
टाइप 2 प्रश्नोत्तर, है ना, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो 1 दिया है ये लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं, और यहाँ जो 2 लिखा है इस जगह पे ये हम लोग इसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं। तो 1 टाइप वाला तो हम लोगों का क्लियर हो गया। अब दूसरा टाइप हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और आप लोगों से हम कह देना चाहेंगे कि वीडियो हर रोज़, है ना, सुबह 5 AM में हम अपलोड कर देंगे। क्लियर है ना, डेली, एक भी दिन एब्सेंट नहीं होगा। हाँ, कुछ काम पड़ जाने के बाद एब्सेंट हो सकता है। फिर एक बार आप लोगों को बताते हैं, इस किताब के माध्यम से हम लोग पूरे क्लास 10th का मैथ और साइंस रिवीजन करेंगे, और सब्जेक्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं टाइम बचेगा सब करेंगे। तो इसके माध्यम से हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और रिवीजन होने के बाद साथ साथ ये किताब ऐसे भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको पढ़ा कीजिएगा, और सुबह 5 बजे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप अपने ग्रुप में भी भेजा करेंगे जो भी साथी लोग, उन लोगों को, ताकि देखेंगे वो लोग भी, उनको भी फ़ायदा होगा, जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है उसी तरह से। ठीक है, और बाकी बातें अब अगले दिन करेंगे। ठीक है, बाय।